शुगर है, जो डायबिटिक है, वो रिवर्स उनकी शुगर हो सकती है? 25 और 35 साल की जो एज होती है ना, इसमें हम जवान है। हाँ, ये मुझे भी बड़ा जोम था कि मैं भी जवान हूँ, तो मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी करूं, मैं तो जवान हूँ, मुझे क्या होना है। आपको शुगर हुई, आपने रिवर्स की, आर्थराइटिस या इस तरह की और जो प्रॉब्लम नॉर्मल से हर इंसान को हो जाते हैं, तो वो आपका मोटिवेशन जो टाइम था वो ये बीमारियां थी, उससे आपने मोटिवेशन ली और फिर कैसे इनको रिवर्स किया? 4-5 साल मेडिसिन खा खा के जब थक गया ना, अच्छा, तो वहाँ मुझे एक सियाने ने कहा कि ये तुम्हारी जो बीमारियां हैं ना, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होनी, लाइफस्टाइल से ठीक होनी है। मैं 1.5 साल ग्लूटेन फ्री फूड खाई। वो ग्लूटेन फ्री फूड कौन कौन सी है? मैंने ये फूड खाई है, उसमें शुगर को, कार्ब्स को ऐसे कम किया है, मैंने ये डिज़ाइन ऐसे किया है, फैटी लिवर मेरा ठीक हो गया। बंदा अच्छा भला चलता चलता पड़ता है, ये आप प्री डायबिटिक हो गए, वो नॉर्मल सी जिंदगी, बहुत खाता भी नहीं है, तो क्या सारी वजह गंदम है, सारी वजह आटा है, या शुगर पेशेंट को बिल्कुल रोटी छोड़ देनी चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए? आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, आर्थराइटिस भी बेहतर हो जाएगा, मोटापा भी कम हो जाएगा, लड़कियों का पीसीओएस का भी मसला हल हो जाएगा, और साथ आर्थराइटिस को भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इवन थायराइड का मसला भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ आम है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, फलों का बादशाह, तो शुगर वाला बिल्कुल आम को चखा ही ना, देखे ही ना, खाए ही ना। नहीं, शुगर के मरीज को कोई भी फ्रूट मना नहीं है। एक बंदे में शुगर ते हो गई, वो हुण इंसुलिन ते भी लग गया, ਉਹਦਾ कोई हल की है? जितनी शुगर बढ़नी है ना, हाँ, आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन उतनी बढ़ा देनी है, और इंसुलिन ने पकड़ पकड़ के उसको सेलों के अंदर डाल देना है। ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे जी। अब उसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे टू स्किप। चावल खाने से आपको मोटापा भी हो जाता है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, और चावल खासकर शुगर वाले तो बिल्कुल चावल को हाथ ना लगाएं। चावल इतने खतरनाक हैं। चावल से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। खाएं चावल, बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं, जरूर खाएं, दाल चावल खाएं। अगर कोई मुझे कहेगा ना कि अब तुम बिरयानी चावल या पुलाव ना खाएं, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ ले जाओ, मैं तो खाऊंगा ये। चाय बड़ा खतरनाक मशरूब है। हम रूटीन में जब से पैदा हुए चाय पी रहे, रातों को पढ़ना है, आप भी जाहिर है पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रिसर्च करते हैं, तो चाय की तलब होती है, तो चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय के फवायद भी हैं, नुकसान भी हैं। ओके, अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो चाय के फायदे ज्यादा हैं। घुटनों के प्रॉब्लम्स से पहले तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? अता याद बैठती है ना, लेकिन टांगे बिल्कुल सीधी कर लें। पाँव अगर पकड़ सकती है तो ठीक है, बेगम दे पाँव नहीं, अपने पाँव। कमर दर्द का बड़ा मसला रहता है आजकल, हर मतलब मैं खुद भी उसका पेशेंट। पहले तो ये कि मैं दायरा अपनी वो कह लेना कि एक उसका सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो इसका क्या हाल है? बड़ी देर से चल रहा है, एक्सरसाइज भी करके देखिए, फिजियो भी करवा के देखें। हड्डियों की और वर्टेब्रा की और मोरों की दर्द है ना, ये खुद से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओके, जितनी करेंगे हो सकता है आप गलत कर रहे हो, तकलीफ बढ़ जाए। क्या आर्थराइटिस की वजह सिर्फ कोई फूड का रिएक्शन होता है? क्या वजह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है? कि आर्थराइटिस का कोई इलाज, डॉक्टर कहते हैं ये इसके साथ जिंदगी बसर करनी पड़ेगी? किसी बंदे का भी यूरिक एसिड ज्यादा होता है ना, तो उसके ज़हन में क्या आता है? गोश्त खा लो, बड़ा गोश्त बंद कर दो, चावल बंद कर दो, दाड़ा बंद कर दो, पालक बंद कर दो। जी। अच्छा, इनमें से किसी चीज से भी यूरिक एसिड नहीं होता है? आपने एक लफ्ज बोला है हेल्दी लाइफस्टाइल, 5 चीजें या 4 चीजें बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है? अगर आपने आर्थराइटिस को कम करना है ना, आपको 3 काम करने हैं। इंतहाई जाहल, इंतहाई अनपढ़ सेहत का दुश्मन बनता है जिसने 3 चम्मच चीनी जो है ना चाय में डाल ली, और जो जूस पीता है या कोक पीता है या कोई ड्रिंक पीता है जिसके अंदर 12 से 14 चम्मच है, उसको क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, बंदा फिक्रमंद होता है। तो हमारे एक दोस्त आए हुए थे नेचुरोपैथी की, वो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए प्रॉब्लम ही कोई नहीं, कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है। टेंशन जो है ये बीमारियों की वजह से होती है या इसकी वजह से बीमारियां होती हैं? एक तो कोशिश करें कि गोश्त और अंडा आपकी जिंदगी में लाजमी हो। गोश्त से कहते हैं ज्यादा गोश्त खाने से, आप बकरा ज्यादा ना खाएं, हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए।
खतरनाक फूड जो हमारी नेशन खाती है, जो पाकिस्तानी खाते हैं, वो कौन सा है? डॉक्टर साहब, नींद ना आने की वजह क्या होती है? रात को अक्सर कैल्शियम की कमी है, फलानी चीज की कमी है। अब बहुत ज्यादा ये बातें होना शुरू होगी, तो अब ये कैल्शियम की गोलियां मिल रही हैं, ये खानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी लिविंग एग्जांपल हमारे साथ मौजूद हैं जिनको अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा हुआ। लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं और सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसकी बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जो खुद एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत सारी बीमारियों का सामना किया और उसके बाद आज वो खुद बीमारियों से दूर रहने के मशवरे देते हैं। खुद उन्होंने बीमारियां कैसे भगाई, रिवर्स कैसे किया, ये उनकी ज़बानी पूछेंगे और फिर इनकी ज़बानी सुनेंगे और फिर उनसे ये पूछेंगे कि वो डॉक्टर साहब कैसे मोटिवेटेड हुए और किस तरह वो सारा अमल हुआ, कितना आसान है। अगर आप ये सारा आज का हमारा पॉडकास्ट देखेंगे तो यकीनन आपको या आपके प्यारों को, जिसको कोई किसी किस्म की छोटी मोटी बीमारी है, यकीनन डॉक्टर साहब की बातों से आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। आप आज बड़े दिनों की पेंडिंग थी आपसे मुलाकात और आज आपने रौनक बख्शी, तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जी नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ये इज्जत बख्शी और यकीनन आपके प्लेटफॉर्म से भी लोगों को ये जो सेहतमंद कैसे रहना है और उसके लिए क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जरूर शेयर करेंगे। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे तो थोड़ा अंदाजा हो गया, जाहिर आपने आना था तो मैंने आपसे बात भी हुई थी, तो उसके हवाले से थोड़ा सा देखा था कि आपने पीएचडी की है कहाँ, लेकिन नाजरीन के लिए अगर आप अपनी ज़बानी बता दें एजुकेशन क्या है, कैसे इस फील्ड में है, तो जरा बेहतरी हो जाए। साइंस में एक सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी। जी। फिजियोलॉजी होती है बुनियादी तौर पे कि किसी जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। ओके। मतलब इंसान है तो उसके जिस्म के अंदर आप खाना खा रहे हो तो ये हजम होके किस फॉर्म में किधर जा रहा है। फिजियो से फिजियोलॉजी। हाँ, तो वो एटीपी बन रहा है, कोई फैट बन रही है, क्या बन रहा है। पौधों के अंदर होता है कि वो सूरज की रोशनी लेके अंदर क्या बना रहे हैं, खाद को कैसे यूज करते हैं, ये फिजियोलॉजी है। फोटोसिंथेसिस का अमल जो हमने एफएससी में पढ़ा था। जी, जो इंटरनल फंक्शंस है, ये मेरा सब्जेक्ट है बुनियादी तौर पे। तो इसी का मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने की, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने की। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में मैं एज ए पोस्टडॉक, एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट फिर वहाँ गया। वहाँ फिर मैंने सुपर फूड्स के यूपर काम किया कि वो क्या होती हैं और उनको हम अपनी तर्ज ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मैं एक डिपार्टमेंट है क्रॉप फिजियोलॉजी, उसका 3 दफ़ा मैं चेयरमैन रहा। फिर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, उसका चेयरमैन रहा। ऑफिस ऑफ बुक्स एंड मैगजीन है, उसका मैं इंचार्ज। लेकिन पिछले कोई 17-18 साल से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके ऊपर मैं लोगों को बताना ये शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि जो हड्डबीती होती है ना, वही जगबीती होती है। वही जगबीती, असल जगबीती वही होती है। तो वो जो खुद मैंने अपने ऊपर देखा, कैसे आम एक बंदा जो ना मेडिकल प्रोफेशन से है ना कहीं भी, आप में से जो भी सुन रहा है, खा वो बिजनेस से है, खा वो किसी फील्ड से है, जमींदार है, कारोबारी है, कुछ भी है, वो अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकता है, यही मैं लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने सुना था एक पॉडकास्ट में कि आपको शुगर हुई, आपने रिवर्स की, आर्थराइटिस या इस तरह की और जो प्रॉब्लम नॉर्मल से हर इंसान को हो जाते हैं, तो वो आपका मोटिवेशन जो टाइम था वो ये बीमारियां थी, उससे आपने मोटिवेशन ली और फिर कैसे इनको रिवर्स किया? ज्यादातर लोगों की तरह मुझे भी ये बड़ा जोम था। ये 25 और 35 साल की जो एज होती है ना, इसमें हम जवान है। हाँ, ये मुझे भी बड़ा जोम था कि मैं भी जवान हूँ, तो मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी करूं, तो मैं तो जवान हूँ, मुझे क्या होना है। तो ज्यादा लोगों की तरह मुझे भी मीठा खाना बड़ा पसंद था, मिठाइयाँ खानी और बाजार की फूड खानी, और साथ हाँ ये मुझे शौक था कि मैं ग्राउंड में जरूर जाता था खेलने खोलने के लिए, योगा करता था, ये मेरी यहीं पड़ती। लेकिन फूड इतनी कोई समझ ही नहीं थी, कभी कोशिश ही नहीं की थी फूड को समझने की, कभी कोशिश ही नहीं की थी। तो उसे होते होते
जो जिसमें हमारी ज्यादातर यूथ मुब्तला है, मैं भी हो गया। आर्थराइटिस यानी घुटने में दर्द, ये आ गई, हाथों में दर्द, हाथों जोड़ों में जी ये आ गई। उसके बाद पेट सख्त खराब, लीकी गट का शिकार हो गया, IBS हो गया, ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई। फिर ये कि मैं प्री डायबिटिक हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर फैटी लीवर, मुझे खतरा ये हुआ जब मैंने देखा कि मुझे प्री डायबिटिक और फैटी लीवर हो गया। ये दो लफ्ज ऐसे थे बड़े खतरनाक थे। अच्छा। इनकी मेडिकेशन बस वही डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने दवाइयां देनी, थोड़ी दिन बेहतर होना, फिर ऐसे ही ये चलता रहा सिलसिला। कोई तकरीबन 40 की साल की एज तक 4-5 साल मेडिसिन खा खा के जब थक गया ना, अच्छा, तो वहां मुझे एक सियाने ने कहा कि ये तुम्हारी जो बीमारियां हैं ना, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होनी, लाइफस्टाइल से ठीक होनी है। मैंने कहा अच्छा, अब ये लाइफस्टाइल में किससे पूछूं कैसे होना है? तो मैं जब फैसलाबाद में था, मैं तो जो सबसे बड़े जो डॉक्टर थे ना, सबसे एज में सीनियर, रेपो भी अच्छी, डॉक्टर एहसान साहब, उनके पास मैं गया, जाके मैंने सारा कुछ बताया उन्हें। तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, मुझे पकड़ा दिया, मैंने वो देखा, उसको फोल्ड किया और साइड पे रख दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, ये रखें अपने पास। कहते हैं हाउ डेयर यू। अच्छा, मेरा नुस्खा रख दिया। मैंने कहा सर आई एम प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। उस वक्त मैं एसोसिएट प्रोफेसर था। कहते हैं अच्छा आप फिजियोलॉजी के प्रोफेसर, फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं? जी। मैंने कहा जी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मुझे ये बीमारियां, मुझे किसी ने बताया था कि आप बहुत सियाने हो, अच्छा, और मुझे ये बताएं कि मैं इनको रिवर्स करना चाहता हूँ, ये मेडिसिन मैं बहुत दफा खा चुका हूँ। कहते हैं अच्छा आप फिर शाम को आए मेरे पास। उन्होंने मुझे टाइम दिया। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप मेडिसिन तो सारी ले चुके हो, आपको कोई फूड सेंसिटिविटी है, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी सी टिप्स उन्होंने दी और ये पॉइंट मेरे पास आए और मैंने वहां से फिर अपना लाइफस्टाइल बदला। फिर मैंने अगला कोई 1-1.5 महीना सिर्फ यही सर्च किया कि फूड एलर्जीज क्या होती हैं, फूड सेंसिटिविटी क्या होती है और उससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं, यही मैं स्टडी करता रहा। और उसके बाद फिर मैंने ये स्टडी करने के बाद डॉक्टर दोस्तों को खुद जाके बताना, फिर करना कि मेरा ये मसला हल कर दे, बाकी मैं डाइट से खुद करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्लूटेन से, जब मैंने पहले लैक्टोज इंटॉलरेंस का मुझे खतरा था तो लैक्टोज छोड़ दी, उससे कोई फर्क ना पड़ा। फिर फैट फ्री फूड के ऊपर आ गया, कोई ज्यादा फर्क ना पड़ा। लेकिन फिर जब मैं ग्लूटेन छोड़ी तो मैं 2 दिन में मेरा स्टमक सुकून में आ गया। ओके। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे दरअसल ग्लूटेन सेंसिटिविटी थी। ओके। फिर मैंने कहा मैं ग्लूटेन फ्री फूड खानी, मैं 1.5 साल ग्लूटेन फ्री फूड खाई। वो ग्लूटेन फ्री फूड कौन कौन सी है जिसमें गंदम और जौ ना हो? गंदम और जौ ना हो। एक बिस्किट भी नहीं खाना, उसके अंदर भी गंदम है, मिठाई के अंदर भी गंदम है, रोटी वगैरह तो है, बेकरी की हर चीज में गंदम है, ठीक है। दलिया जौ का वो भी गंदम, वो भी ग्लूटेन है, ठीक है। तो रोटी जो हमारी खा रहे हैं वो भी, घर में जो रोटी खा रहे हैं, जो भी हर चीज जो बनती है गंदम ही है ना, तो उसके बगैर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो वाइफ मेरी वो भी प्रोफेसर थी, अच्छा, तो फूड एंड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट उसकी मैं सुनता नहीं था, फिर उसकी मैंने सुनना शुरू कर दी। फिर उसने डिजाइन की मेरी फूड, उसके साथ फिर डिस्कस करना। 1.5 साल मैं जब ग्लूटेन फ्री फूड खाई तो उसके बाद फिर मैं 1.5 साल यही पढ़ता रहा साथ, क्या करना है क्या नहीं करना। जब मैं फुली फिट हो गया ना, फिर मैं लोगों को बताया पेट खराब है, ग्लूटेन छोड़ के देखो, लैक्टोज छोड़ के देखो। लैक्टोज क्या? लैक्टोज दूध के अंदर होता है। ओके। तो ये मेन रीजन ये है, जिसमें चाय भी नहीं पीनी, मैंने कुछ भी नहीं करना। ओके। ये हर मिठाई ये जिसमें, अब लोगोों का ये ग्लूटेन क्या होती है, उनको बताना ग्लूटेन क्या होती है, ग्लूटेन क्या काम करती है, कैसे कैसे उसकी डिजीज है, लैक्टोज क्या होती है, लोगों को बताना शुरू कर दिया। फिर सेहत बेहतर करनी है तो एंटीऑक्सीडेंट्स लो, एंटी इन्फ्लेमेटरी लो, ये पढ़ाते थे सब्जेक्ट, उसको फूड के साथ लोगों को बताना शुरू कर दिया, ठीक है। ये फिर मैंने क्लास में जिधर सेमिनार होना, बाकी होना, दोस्त बाप सबको कि आपकी देखिए मेरी 140 तक जा रही थी मेरी डायबिटीज, अब देखिए मेरी 100 से नीचे है, ठीक है। मैंने ये फूड खाई है, उसमें शुगर को, कार्ब्स को ऐसे कम किया है, मैंने ये डिजाइन ऐसे किया है, फैटी लिवर मेरा ठीक हो गया। तो यही बताता फिर ये यूट्यूब चैनल आ गया, फिर यूट्यूब चैनल आ गया, फिर उसके ऊपर बताना शुरू कर दिया और आज तक बता। सदका जारिया आपने कहा, ताकि लोगों को पता तो चले, जो आपने जो हड्डी भी थी वो सुनाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि चीजें रिवर्स की, तो क्या
पॉसिबल है आपके एक्सपीरियंस से कि जिन लोगों को शुगर है, जो डायबिटिक है, वो रिवर्स उनकी शुगर हो सकती है? पॉसिबिलिटी है? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हमारे डॉक्टर से पूछते हैं। देखें, शुगर रिवर्स होने का मतलब ये हरगिज नहीं लेना चाहिए कि आपके जो पैंक्रियाज डैमेज हो गए हैं वो दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। वो भी होने के चांसेस हैं। वो एक अलग पूरी एक टेक्निक है, ठीक है, कि आप उसमें बिल्कुल स्टेम सेल एक्टिवेशन के ऊपर चले जाएं, ऑटोफेजी के ऊपर चले जाएं। वो सारा एक प्रोसेस है, उसको भी अगर टाइम हो तो डिस्कस करेंगे। लेकिन आम तौर पे जिसे हम कहते हैं ना शुगर रिवर्सल, वो दरअसल बगैर दवाई के शुगर लेवल कंट्रोल करना है, उसको शुगर रिवर्सल कहते हैं। ओके। आप कहते हैं जी मेरी तो मैं बड़ा खुश हूं जी, मेरी शुगर लेवल फास्टिंग 110 आती है, मेरी रैंडम 120 तक जाती है, मैं बड़ा खुश हूं। तो क्या लेते हैं जी? वो मैं जी इंसुलिन लगाता हूं, मैं फलानी गोली लेता हूं। हाँ, गोलियां लेते हैं, इंसुलिन खाना। शुगर रिवर्सल ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता और मेरी 140 से कम शुगर है मेरी, ठीक है, वो आपकी शुगर मैनेजमेंट है, वही शुगर रिवर्सल है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने जिस्म के अंदर से कम करना पड़ती है। ये टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं जो ज्यादातर है जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेंगे आप तो आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, आर्थराइटिस भी बेहतर हो जाएगा, मोटापा भी कम हो जाएगा, लड़कियों का पीसीओएस का भी मसला हल हो जाएगा, और साथ आर्थराइटिस को भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इवन थायराइड का मसला भी ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वजह क्या बन जाती है? ये क्या प्रॉब्लम हो जाती है? एक बंदा अच्छा भला चलता चलता पड़ता है, या प्री डायबिटिक हो गए, वो नॉर्मल सी जिंदगी बहुत खाता भी नहीं है, तो क्या सारी वजह गंदम है, सारी वजह आटा है, या शुगर पेशेंट को बिल्कुल रोटी छोड़ देनी चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए? नहीं, असल उसकी जो रीजन है ना वो लाइफस्टाइल है और ओवर यूज ऑफ कार्ब्स है। देखें, एक्सक्यूज के लोगों के पास आती है कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे ना वो भी गंदम खाते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो मीठा खाते थे, हाँ। पेशियों की पेशियां गुड़ खाते थे, हाँ। दाने चबाते थे, सारा खाते थे, सवैयां खाते थे, मीठा डाल के सब कुछ, उन्हें तो कुछ नहीं होता था। बिल्कुल आप भी खाएं, लेकिन आप उनकी तरह रहे, एसी में ना रहे, खेतों में काम करें, सुबह शहरी के टाइम उठ के जानवर लेके खेतों में जाएं, ठीक है, उनका चारा चूरा काट के दें, 1.5 किला रोज हड़वाओ ना जरा, ठीक है। तो उसके बाद आप जिस्मानी मशक्कत ये नहीं करें, ठीक है। उस वक्त जो जमींदार नहीं था वो भी जिस्मानी मशक्कत करता था, कोई लोहारा था, तरखाना था, जो कोई काम भी होता था, जिस्मानी मशक्कत थी सारी। तो चौधरी साहब भी जो थे ना वो भी मजदूरी होते थे आजकल के हिसाब से, बिल्कुल सब, ना कोई ट्रैक्टर था ना कुछ, सब जिस्मानी मशक्कत थी। अब जिस्मानी मशक्कत में क्या है कि आपकी एनर्जी लग रही, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी ले रहे हो तो एनर्जी लग जाएगी। और हमारे जिस्म की सबसे बड़ी एनर्जी सोर्स जो है ना वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो जो कि वो जिस्मानी मशक्कत की मैं एग्जांपल दूं, आजकल जो बच्चे 1 घंटा जिम में करते हैं ना, आजकल के जो बच्चे 1 घंटा जिम में करते हैं, वही एक जिम्मेदार धूप में पूरा दिन उससे ज्यादा करता है। इतना फर्क है। ओके। सिर्फ 1 घंटा जिम में करने के बाद इतना खाते हो आप, तो एक जिम्मेदार जो है ना धूप में वही करता है, और आपका जो 1 घंटा उससे वो 12-12 घंटे वही काम करता है। ओके। तो इसका मतलब 1 घंटा भी काफी है जिम वाला, लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, पसीना नहीं आता, वो जिम भी एसी वाले हैं, वो भी नहीं आता। हाँ। तो ये कि पहले तो सब मजदूर थे, ठीक है, वो जो खाते थे वो हजम हो जाता। अब हम 1 घंटा करके कहते हैं जी हमने तो बहुत काम कर लिया, हम खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो 1 घंटा करते हैं ना वो ठीक है। अब ठीक है, अब कंपेयर करके देख ले, जो जिम जाते हैं लोग, उनकी सेहत बाकियों से देखिए कितना फर्क है। अच्छा, अब जो आपने अब एयर कंडीशन आ गए, ऑफिस जॉब आ गए, ठीक है, अब जिम्मेदार जिस्मानी मशक्कत वाले काम छोड़ दिए, खुराक नहीं छोड़ी। अब खुराक में क्या हो गया, कार्ब और ऐड हो गया, कार्ब। अब उसमें केक भी आ गए, बेकरी भी आ गई, पहले वो नहीं थी। अब वो रिफाइंड कार्ब भी आ गए, नान आ गए, रोटियां आ गई, मैदा आ गया, सब कुछ आ गया, बहुत ज्यादा फूड, आपको फास्ट फूड बहुत ज्यादा आ गई। अब वो सारी फूड आ गई, वो सारी की सारी फूड जो है ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें जाके। अब उसका हार्डली आप 20-30% आपका जिस्म यूज कर रहा है,
बाकी जो 50-60-70% है वो ग्लूकोज किधर जा रही है, जिस्म फिर उसको करता है स्टोर करता है। ओके, ठीक है, क्योंकि वो जितनी शुगर बढ़नी है ना, आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन उतनी बढ़ा देनी है, और इंसुलिन ने पकड़ पकड़ के उसको सेलों के अंदर डाल देना है। ठीक है। अब हुआ ये कि सुबह वाली सेलों के अंदर शामिल है, आपने और खा लिया, अब जिस्म फिर और इंसुलिन बनाता है, उसको और अंदर लेके जाने की कोशिश करता है, मुसलसल कोशिश करता है। आगे सेल कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे स्टोरेज पूरी है। जैसे एक मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आप सब्जी वाला बल देता है, क्या जी सब्जी ले ले, थोड़ी देर फिर बैल दे दे कि जी सब्जी ले ले, आप कहे मैंने ले ली है, थोड़ी सी और ले, तीसरी दफा फिर आ जाए, आपने जूता उतार लेना, कोई मजाक बनाया भाई। हम नहीं लेते सब्जी, हमारी स्टोरेज पूरी है। तो अब आपके उन स्टोरेज पूरी है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन बन रही है लेकिन उस सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते कि हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये इंसुलिन वो जो एक्सेसिव है वो किधर जाती है? वो जाती है लिवर में, जाती है जाके चर्बी में बन जाती है। ओके, वो स्टोर हो जाती है। वो सबसे पहले स्पिल आउट होती है, हमारा पेट बढ़ता है। ओके, उसके बाद वो जिस्म के बाकी हिस्सों में लगाती है। ठीक है, वो ये चर्बी है। अच्छा, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, ये कम से कम ये 10 से 20 साल जिस्म उसको बर्दाश्त कर लेता है। ओके, 10-20 साल बर्दाश्त कर, कुछ का ज्यादा कुछ का कम जिस्म इसको हैंडल कर लेता है, शुगर मेड। लेकिन एक वक्त आता है कि वो फिर जवाब दे जाता है, चलो जी कैपेसिटी होती है ना, फिर शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता, फिर ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आपको डायबिटीज हो जाती है। तो यानी आपने को 10-20 साल इंसुलिन रेजिस्टेंस पाली है। हाँ जी, फिर जाके शुगर हुई, ऐसे एक दिन में नहीं हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ इंसुलिन ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀ है? अब लोग हर बंदा ये शॉर्टकट चाहता है, हर चाहता है कि ये चुटकी बजाए, जो 20 सालों में हमने वो जमा किया है या हमें शुगर हो गई, प्रॉब्लम आ गई, अब ठीक है रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी है कि वो इंसुलिन से जान छूट सकती है। देखिए, सब्जी वाला आया ना, आपने 3 दफा के बाद कहा मैं सब्जी नहीं लेनी, ठीक है, वो सब्जी वाला साथ एक बदमाश ले आता है, वो आपको लात मार के रोजा खोलता है, कहता लो सब्जी, वो इंसुलिन है जो आप लगा रहे हो। ओके, ठीक है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो इनसेंसिटिव हो गई उसको, आप एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा रहे हो, वो इंसुलिन जाके दरवाजे तोड़ती है, लो। ठीक है, ये हल है? नहीं, कतई हल है। अच्छा, हल क्या है? हल क्या है? हल ये है कि ये जो दवाइयां है ना सारी, जो कि आपकी इंसुलिन, जो कि आपकी शुगर लेवल नीचे कर रही हैं, बाकी बीमारियां लेवल नीचे कर रही हैं, इनकी एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे झाड़ू है, कि आपके घर के अंदर मिट्टी आ गई है, आप रोज सफाई करते हो जी, रूटीन में, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन रोज ही आंधियां आना शुरू हो जाती है, दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं, अंदर मिट्टी आती बहुत ज्यादा, आप उसमें 2-3 बंदे लगा देते हो झाड़ुओं वाले, इलेक्ट्रिक झाड़ू ले लेते हो सफाई करने वाले। अच्छा, लेकिन क्या वो झाड़ुओं से सफाई हो जाएगी जब तक आप दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं। ये जितने टोटके, जितनी दवाइयां हैं, खा होमियो है, देसी है, हर्बल है, अंग्रेजी है, कोई भी मेडिसिन है जी, ये दरअसल झाड़ू है। इन्होंने जो गंद इकट्ठा हुआ है ना, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, जो बाहर से गंद आ रहा है ना, ये दवाइयां उनको तो नहीं रोक सकती। ओके, वो आपने रोकनी है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म कर देनी है अपनी। वो कैसे खत्म करनी है? आप अपने जिस्म में इंसुलिन स्पाइक ना होने दो। आप ऐसा खाना खाओ जिससे आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े। ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी तो इंसुलिन भी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अब किससे नहीं बढ़ती? मसलन फॉर एग्जांपल, अब नाश्ता है ना, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाश्ता बताऊं। आज मैं सुबह आज 2 अंडों का आमलेट खाया, साथ कोई रोटी नहीं, कोई स्लाइस नहीं, कुछ नहीं है, आमलेट खाया, सब्जियां डाल के आमलेट खाया। उसके अंदर कार्ब नहीं है, अंडे हैं, थोड़ा सा देसी घी है, प्याज टमाटर है, कद्दू है, इसके अंदर कार्ब ना होने के बराबर है। ठीक है, तो मेरे जिस्म में जो मैंने फूड खाई है उसके अंदर कार्ब है ही नहीं। कार्ब वो जो ग्लूकोज में बदलते हैं, तो वो ग्लूकोज में बदलेंगे ही नहीं। ठीक है, एक तो वो है ना जो मीठा मैंने डायरेक्ट खाया है तो फौरन शुगर आई है, एक वो है कि मैंने जो कार्ब लिए हैं वो शुगर में बदले हैं, वो मैंने लिए ही नहीं। अब चूंकि मैंने वो कार्ब नहीं लिए तो मेरे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने की जरूरत ही नहीं, तो इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करेगी। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरी अब कोशिश है कि मैं लंच तक कोई मीठी चीज ना खाऊं,
ठीक है। चाय भी ना पीऊं, फ्रूट भी ना खाऊं, कुछ ना खाऊं, ठीक है, मेरे वही उसको मैं डाइजेस्ट होने दूं, तो नहीं आए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये कि मैंने और रात मैंने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं खाया, पूरी रात भी मेरी इंसुलिन ऊपर नहीं गई। नाश्ते अगले दिन 12 बजे तक भी मैंने अपनी इंसुलिन को काबू रखा है। ठीक है। अब मेरी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर मैं प्रैक्टिस ये लंबे अरसे तक करूंगा, इसको मैं महीना 1.5-2 महीने करूंगा, तो मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, मेरा डायबिटीज नेचुरली बगैर दवाई के ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके। अब अगर मैंने और मेहनत करनी है, मैंने लंच करना है, तो लंच के साथ भी मैं खाना खाऊं, उसको मैं ऑर्डर ऑफ द मील कर लूं। पहले मैं पानी पीऊं, फिर मैं सैलड खाऊं, सैलड के साथ प्रोटीन लूं, प्रोटीन यानी कि चने ले लूं, अंडा ले लूं, गोश्त ले लूं, कोई चीज ले लूं। उसके बाद फिर जाके मैं फिर रोटी, थोड़ी सी रोटी सालन के साथ, गोश्त के साथ खा लूं, तो मेरी इंसुलिन फिर ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि शुगर नहीं गई। रात का खाना भी फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेक खा लेता हूँ, मैं चिकन खा लेता हूँ, हाँ। ठीक है, मैं वो दाल वाली कोई चीज खा लेता हूँ, रोटी बहुत थोड़ी खाता हूँ, तो मैंने उसमें भी नहीं बढ़ने दी। तो सिंपल ये वाली फूड, और मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूं, तो 1-1.5 महीने के अंदर ही आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। 2-3 महीने में बगैर मेडिसिन के आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। डॉक्टर साहब, बेस्ट नाश्ता आप समझते हैं कि सबसे आजकल बड़ा प्रॉब्लम होता है, सुबह सुबह उठ के अब खाएंगे जी, उसके बाद दोपहर को क्या खाएं, तो आपके नजदीक बेस्ट नाश्ता जो आपने बताया, एक तो वो अगर वो रोज, अब जाहिर है बंदा अंडों का आमलेट तो नहीं खा सकते, तो क्या होने चाहिए, आप डिफरेंट 1-2-3 बेस्ट नाश्ते क्या होने चाहिए? पहला तो ये कि रात को आप कोशिश करें कि 8-9 बजे तक जो भी खाना खाना है मुकम्मल कर लें अपना खाना, उसके बाद सुबह तक कुछ ना खाएं। अच्छा, तो रात अगर आपने 8-9 बजे खाना खाया, सुबह 8-9 बजे नाश्ता करना है, एक तो 12 घंटे फास्टिंग हो गई। हाँ जी, ये तो 12 घंटे आपको। लेकिन अगर आपने रात 10 बजे उठ के फिर कुछ खा लिया, 1 बजे सोने से पहले फिर कुछ खा लिया, फिर तो बार बार इंसुलिन के ऊपर गड़बड़ कर रहे हैं, एक तो वो ना करें। अब नाश्ता जो है ना, सबसे आइडियल नाश्ता तो अंडों का ही है, सबसे आइडियल। अच्छा, अंडे हैं, आप बॉयल करके खा लें, जर्दी समेत 2 खा लें, 3 खा लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बॉयल नहीं पसंद, आप ऑमलेट बना लें, ठीक है। ऑमलेट नहीं पसंद तो आप उसमें 1 चम्मच बेसन डाल लें, तो उसकी वो रोटी से भी बन जाएगी सारी। एक तो ये नाश्ता आप करें। दही पसंद है, दही जरूर खाएं आप। अच्छा, दही बेहतरीन है। अगर आप डायबिटिक हैं, उसको फिर ये होता है कि उसको थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट बना लेते हैं, भून लेते हैं, ओके, उससे वो कपड़े में रख ले, 1-1.5 घंटा उसको रख ले, ये चीज क्लास मलमल के कपड़े में रख ले। उसमें ये होता है कि उसमें ना काफी सारी, एक तो जो वे प्रोटीन जो वो भी इंसुलिन को बढ़ाती है। वे प्रोटीन कम हो जाएगी, उसमें लैक्टोज काफी सारा कम हो जाता है। तो रिलेटिवली ये सिर्फ शुगर के लिए, बाकियों के लिए नहीं, बाकियों के लिए दही खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खा लें, ये आपका नाश्ता काफी है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैंने नहीं, रोज अंडा नहीं खाना, अल्टरनेट क्या है? एक अल्टरनेट ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, ना करें नाश्ता। अच्छा, ना खाने। ये हमने तो वो सुना हुआ था कि जो सुबह नाश्ता नहीं करता होता तबीयत खराब हो जाएगी, वो एंज हो जाएगा, वो तो गया। देखिए, वो कहते हैं ना, जो कहा जाता था ना कि योर बेस्ट ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे जी। अब उसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे टू स्किप। अब ये कहा जाता है। अच्छा, अब आप छोड़ सकते हैं अगर, हाँ, एक दिन ना करें, ठीक है, दोपहर को खाएं, ना खाएं। अच्छा, तीसरा ये ऑप्शन है कि उसमें फिर आ जाता है कि आप रात को चिया सीड जो है ना 2 चम्मच भिगो लें, सुबह आप ओट मील जो होता है थोड़ा सा ओट मील बनाएं, उसमें एक जो 2 चम्मच चिया सीड वाला है ना, वो उसके अंदर डालें, या किनवा बॉयल करके वो थोड़े दूध के साथ या दही के साथ। किनवा एक सुपर फूड है, ओके, ठीक है, शुगर उसमें मैं आना उसकी तरफ, तो उसका नाश्ता कर लें आप, ठीक है, तो ये आपका बेहतरीन नाश्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर हमने देखा है नाश्ते में, जो जिनको शुगर है वो भी, और मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, आपने ये बताइएगा कि ये ठीक है ये नहीं, कि हम रात को कुछ, जो पुराने जमाने में मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ कि हम बादाम भिगो देते हैं, कुछ हम किशमिश भिगो देते हैं, फिर 1-2 डेट्स ले लेते हैं, इस तरह 1-2 चीजें और हम रात को रखी, सुबह उठ के उसका नाश्ता किया, साथ चाय का कप, ठीक है। ये देखिए, ये मुकम्मल नाश्ता नहीं है, मुकम्मल नाश्ता नहीं है, ठीक है। इसमें होता ये कि एक तो इससे आपका पेट शायद नहीं भरेगा, ठीक है, हो सकता है सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपका पेट नहीं भरेगा,
इसके अंदर प्रोटीन की कमी है। ओके। जो बादाम है ना, ये बुनियादी तौर पे हेल्दी फैट्स हैं। अच्छा। हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन उनके अंदर थोड़ी है प्रोटीन, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो फैट्स हैं। जो खजूर और किशमिश है ये शुगर है। दोनों शुगर के मुख्तलिफ किस्में, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये शुगर है। ठीक है, तो उसमें जो आप ये ले रहे हो ना, तो हाई शुगर और साथ आप फैट ले रहे हो, आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे। ओके, ठीक है। तो अगर इसके बाद एक अंडा, उबला हुआ अंडा और शायद चाय का कप पी लें, फिर ठीक है, वो बेहतर है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो, फिर आप रोज खजूर और किशमिश लोगे तो वो फिर आपकी कैलोरीज और शुगर को ऐड करेगी। वो नहीं लेनी चाहिए, वो रोज नहीं, हाँ। कभी कभार और थोड़ी बहुत ले लें। अच्छा, इसी से मतलब वो आजकल बहुत रिच इन फ्रूट मौसम है, आम है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, फलों का बादशाह। तो शुगर वाला बिल्कुल आम को चखा ही ना, देखे ही ना, खाए ही ना। नहीं, फ्रूट तो नहीं मना, आम कहते हैं कि नहीं, शुगर के मरीज को कोई भी फ्रूट मना नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। ओके। अच्छा, एक आम बंदा जो ना, वो तो दिन में 2-3 दफा भी फ्रूट की सर्विंग ले सकता है। अच्छा। लेकिन जो शुगर का पेशेंट है ना, वो दिन में एक फ्रूट की सर्विंग जो है ना, वो उसको लेनी चाहिए, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फिनोलिक कंपाउंड्स फ्रूट से मिलने, वो कहीं और से नहीं मिल रहे। डॉक्टर साहब, मैंने बड़े डॉक्टर्स का, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, ये बड़े मैंने एमबीबीएस डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने सवाल ये पूछा। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल शुगर वाला पेशेंट जो है वो आम ना खाए, क्योंकि आम अगर खाना है तो बहुत, जब लो हो 140 से नीचे हो तो फिर कोई एक छोटा आम खा ले, अदरवाइज आम उसको नहीं खाना चाहिए। देखिए, शुगर के मरीज को दिन में एक फ्रूट की सर्विंग लेनी है, एक प्याली। ठीक है, ठीक है। अब आप कहें जी कि मैंने बड़ा वाला फजरी या चौसा बड़े वाला आम खाना है, एक ही खाना है, नहीं, एक प्याली। ओके। वो फ्रूट जो है ना, उसमें ज़ाहिर है कि आम, केला, अंगूर, इसको आप ज्यादा नहीं ले सकते। ओके। सेब, माल्टा, अमरूद, आड़ू, ये आप इजीली खा सकते हो जो डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन मना, उन्हें भी आम मना नहीं है। अगर एक प्याली तक दिन में एक दफा खा लेते हैं, नॉर्मल साइज का आम खा सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं है, खा लेने चाहिए। लेकिन उसकी बाकी पूरे दिन असल का 24 आवर में आप ये नहीं 3 रोटियां खाई हुई है तो साथ 2 आम भी खा लिए या एक आम भी खा लिया, अल्लाह अल्लाह तो फिर खैर चल रही हो रही। असल बात ये है, असल बात ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप अक्सर, हमने आपकी वीडियोस देखी, आप घुटने क्या जो प्रॉब्लम है, बड़े सारे, मतलब हम भी उस एज में जा रहे हैं, तो घुटनों के प्रॉब्लम शुरू होना लग जाते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते आपको चलना मुश्किल हो जाता है। तो घुटनों के प्रॉब्लम्स से पहले तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो वॉक शॉक है, बिजी लाइफ है, वॉक भी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, चले निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले, प्रॉब्लम आ गई उसके बाद ये करना है, वो भी आप बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम से पहले क्या करना चाहिए कि बचत हो सके? देखिए, बचने के लिए एक तो ये है कि अब एक एज है ना, 40 के बाद अब आपको रियलाइज कर लेना चाहिए कि अब मेरी वियर एंड टियर बॉडी के अंदर ज्यादा शुरू हो गई है। ठीक है। और उसमें से एक चीज जो है ना, वो कोलेजन भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है। कोलेजन वो चीज है जो आपकी स्किन, आपकी हड्डियां, आपकी कार्टिलेज, हड्डियों के दरमियान जो मिक्स, और जिसे हम कहते हैं जो वो मुर्कनी हड्डी जिसके अंदर वो स्लाइड करती हैं चीजें, वो वाली, इनको बनाती है। और जब आप मीठा खाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो शुगर जो है ना, या आपकी बॉडी के अंदर शुगर रहती है, या मीठा खाते बहुत ज्यादा है, तो वो ग्लाइकेशन हो जाती है। तो ग्लाइकेशन ये है कि कोलेजन के साथ और दूसरी प्रोटीन के साथ शुगर मिल जाती है और वो बाउंड हो जाती है और वो लगती नहीं, और नए टिश्यू जो बन रहे हैं उनको फिर वो बनने नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये है कि अगर स्मोकिंग करते हैं आप, उसको छोड़ दें। ठीक है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि जो इसको इम्प्रूव करती है, आपकी हड्डियों को, जोड़ों को। वॉक भी करें, लेकिन वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें। हमारे यहाँ ये है कि एक्सरसाइज को सिर्फ पहलवानों का या जिम वाले लड़कों का जिसने बॉडी बनानी होती है वो नहीं, ये हर बंदे को चाहिए। एक्सरसाइज जितना आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, जितना रिपेयर करती है, सार्कोपीनिया को रोकती है, आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है, मूड ठीक करती है, आपकी जो शुगर मेटाबॉलिज्म और भूख और सब कुछ। कभी किसी जिम करने वाले बंदे को सुना मुझे भूख नहीं लगती,
कभी सुना कि मेरे कमर दर्द हो रही है, हाँ, कभी सुना कि उसको मुझे शुगर बढ़ गई मेरी, नहीं होता। कभी सुना उसको ब्लड प्रेशर हो गया, नहीं होता। क्योंकि जो आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज करते हो ना, उसके आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। एक तो ये कि एक्सरसाइज 1 घंटा, साथ थोड़ी बहुत वॉक। ज्यादा वॉक जो ना अल्टीमेटली आपने घुटने ले जाएगी। बहुत सारे लोग ये करते हैं और अफोर्ड हुआ तो ट्रेडमिल ले आए तो उसके ऊपर भागना या लंबा लंबा घंटा वॉक करना शुरू कर दी, वो भी आपके घुटनों के ऊपर नेगेटिव है। उससे कहीं बेहतर है कि आधा घंटा आप नॉर्मल सी वॉक करें और उसके बाद आधा घंटा एक्सरसाइज करें। अच्छा, घुटनों के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज? देखिए, घुटनों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना, अभी हाल में एक वीडियो पूरी बनाई थी जो सिर्फ घुटनों की एक्सरसाइज थी। वो ये थी कि आप चारपाई के ऊपर बैठ के तो आप दोनों पांव ऊपर उठाएं, जैसे वो बच्चे को बिठा के नहीं ऊपर, हाँ, ऐसे उठाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वेट बांधे, छोटे बच्चे को बिठा के ना वो करें आप। अब उसको 100 दफा करें। दूसरा उसका है कि उल्टे लेट के टांगों को बिल्कुल बिल्कुल कमर के साथ लगाएं, बट्स के साथ लगाएं, फिर टांगे सीधी करें, ये वाली एक्सरसाइज करें। फिर ये कि जैसे अतायात बैठते हैं ना, लेकिन टांगे बिल्कुल सीधी कर लें। पाँव अगर पकड़ सकते हैं तो ठीक है, बेगम दे पाँव नहीं, अपने पाँव। और दूसरा ये कि उनको बिल्कुल टांगे सीधी करें। हाथ पहुंच सकते हैं ठीक है, वरना कपड़ा लेके पंजों के ऊपर रख के उसको खींचें, ये आपकी मसल मजबूत हो जाएगी। और दोनों एक होता है उसको कहते हैं बटरफ्लाई, दोनों पंजे पकड़ के टांगों को जोर जोर से ऐसे करना, दोनों टांगे हिलाएं, ये एक्सरसाइज करें। इससे आपके ना घुटने जो साइड वाले मसल हैं बड़े इंप्रूव हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बेगम के घुटने पकड़ने से या पाँव पकड़ने से आपके घुटने का दर्द ठीक हो सकता है? आपकी सारी जिंदगी ठीक हो सकती है। हाँ, वैसे ये बात तो ठीक, सारे दर्द ठीक हो जाएंगे तो पकड़ने चाहिए। इसके मतलब मेडिकल साइंस में इसकी कोई ममानियत तो नहीं है? नहीं, सारे पकड़ते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता। आप भी पकड़ते हैं? ये मैं भी इंसान हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, कमर दर्द का बड़ा मसला रहता है आजकल। हर मतलब मैं खुद भी उसका पेशेंट। पहले तो ये कि मैं दायरा अपनी वो कह लेना कि एक उसका सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो इसका क्या हाल है? बड़ी देर से चल रहा है, एक्सरसाइज भी करके देखी, फिजियो भी करवा के देखे, देखिए बड़ा मसला हल नहीं हो रहा। कमर दर्द एक तो ये ना कि आपके कोई वर्टिब्रा जो है ना L4, L5 या किसी जगह के ऊपर कोई नर्व दब गई है, ठीक है, और उस नर्व दबने की वजह से आपके वो दर्द शुरू हो गई है। वो ज्यादातर वही होता है कि जब आपके मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपने कोई वजन ज्यादा उठा लिया, कोई काम ऐसा कर लिया, पोस्चर आपका गलत था। बहुत सारे लोगों का सीटिंग पोस्चर ही ठीक नहीं होता, पोस्चर ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से कमर में दर्द आ जाती है। कुछ होती है मस्कुलर पेन। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए वो मस्कुलर पेन है या वो हड्डियों की दर्द है। मस्कुलर पेन का तो कोई मसला नहीं, उसको थोड़ा रेस्ट दें। और आजकल एसेंशियल ऑयल ऐसे आते हैं कि आप वो पेन रिलीविंग आप ऊपर लगाते हो तो मसल दर्द ठीक हो जाती है, रिपेयर कर लें। लेकिन जो हड्डियों की और वर्टिब्रा की और मोरों की दर्द है ना, ये खुद से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जितनी करेंगे हो सकता है आप गलत कर रहे हो, वो तकलीफ बढ़ जाए। उसके लिए अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो आप उससे थोड़ा सा ट्रीट करवाएं, अपना पोस्चर सीधा करवाएं, तो वो वही हल है उसका। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी अपने जुमले में एक बात की, बहुत सारे ऑयल्स आए हुए हैं, तो आपने खुद भी इतनी तहकीक के बाद हम पाकिस्तानियों के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने सोचा कि मैं बनाऊं या बनाई है जिससे ये समझें कि ये इस काम के लिए बड़ी बेनिफिशियल है? मैं ना काफी सालों से ना मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ना कुछ ऑयल्स मार्केट में भी आ रहे हैं पेन के लिए ना, तो उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था पिछले कोई ना 3-4 साल से। तो उसके ऊपर फिर मैंने आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से एसेंशियल ऑयल्स हैं। एसेंशियल ऑयल वो होते हैं जो बीजों से नहीं निकलते। एक तो ये है ना, जैसे वो खली है, कॉटन का बनोला, उसके अंदर से तेल निकाल लिया, सनफ्लावर का बीज है उसके अंदर से तेल निकाल लिया, मकई है उसके अंदर से तेल निकाल लिया। बीजों का तेल नहीं होता, ये होता है उसके पत्तों के अंदर से और पौधे के डिफरेंट हिस्सों से ना वो तेल निकाला जाता है। ये एसेंशियल ऑयल है। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल जो है ना, उनमें कुदरती तौर पे ना इन्फ्लेमेशन खत्म करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो आधे से ज्यादा जो दर्दों का मसला है ना, आधे से ज्यादा वो इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की वजह से। ठीक है, तो उसके 2 हल हैं। एक तो ऐसी चीजें खाएं जो इन्फ्लेमेशन खत्म करती है, दूसरी ऐसी लगाएं जो इन्फ्लेमेशन खत्म करती है। ओके, या ऐसी चीजें लगाएं या खाएं, दोनों।
अब वो इन्फ्लेमेशन खत्म करने वाली चीजें कौन सी हैं जो खाएं? सबसे स्ट्रांग है उसमें टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी बहुत स्ट्रांग है, लौंग, अदरक, एशगुंदा और मोरिंगा, ये कमाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये इन्फ्लेमेशन खत्म करते हैं। मोरिंगा का तरीका, हाँ, सुबह उठ के इसका खाने का क्या तरीका? मैं तो वो खाता हूँ कि सुबह थोड़ा सा चम्मच में लिया, उसकी एग्जैक्ट मकदार कितनी होनी चाहिए, किस तरह खाना चाहिए? देखिए, मोरिंगा की जो डोज है ना, ये हर बंदे को खुद ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। वो कोई आपको बता नहीं सकता। ओके, जितनी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 1 ग्राम ही लेते हैं तो उनके कह दीजिए हमारे तो किडनी ऑलरेडी, जिनका किडनी ठीक नहीं है, स्टोन बनने की टेंडेंसी है, उनके वो भी हो मेरी तो किडनी में कुछ हो गया। कुछ लोग, बाकी नहीं। जो 99% लोग हैं ना, वो 5 ग्राम तक भी खा लें। गोरा ये कहता है कि 5 से 8 ग्राम खाएं, फिर आपकी इन्फ्लेमेशन और दर्द खत्म होती है। ओके, वो 1 चम्मच लेंगे तब बात बननी है। ओके, तो वो आप एडजस्ट करें। अब कैसे पता लगेगा? आप खाएं, अगले दिन पता लग जाएगा अपने पेट को, जुबान को, स्किन को, मसा नहीं हुआ, इसको मैं सूट कर रहा है, ठीक है, खाएं। उसका तो ये है। दूसरा, जो ऊपर लगाने वाली चीजें है ना, उसमें सबसे बड़ा जो ऊपर लगाने वाली चीजें है ना, मसाज वाले ऑयल हैं जो दर्द खत्म करते हैं। उसमें एक तो लौंग का, रोजमेरी का, यूकलिप्टस का, मोरिंगा का, टर्मेरिक का और हिबिस्कस का, कैमोमाइल का, और खास तौर पे जिसे हम भंग कहते हैं ना, इसकी जो कैनबस जो इंडस्ट्रियल है सारी, इनके जो तेल है ना, इनके जो एसेंशियल ऑयल है, ये एसेंशियल ऑयल, इनका ब्लेंड जो है ना अच्छे वो बना के ना, तो वो मैंने कोशिश की, हमने तो करीबन 30-32 जो ना एसेंशियल ऑयल वो इकट्ठे कर दिए। जिस ऑयल की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये वाले सारे एसेंशियल ऑयल जो है ना, वो इसके अंदर मौजूद है। ओके, तो इसके चंद कतरे आपने जस्ट मसाज करना है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को पेट खराब है, पेट में तो काम नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। सर दर्द में ये काम नहीं आता। अगर सर दर्द में नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, अब अगर किसी के जॉइंट में, मसल में, पट्ठों में या कमर पे, जिस तरह कमर में, उसमें है ना, उसको आप, अच्छा, अगर तो आप वक्ती तौर पे कोई एक्सरसाइज करते, कोई काम करते हो गई है, फिर तो एक ही दफा करेंगे तो आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये थोड़ा पुराना चल रहा है, 15-20 दिन से, महीने, 2-3-4 साल से चल रहा है, फिर रेगुलर इसको आप 2-3 महीने रेगुलर पर हर दिन 2-3 दफा लगाएं, तो इसकी इन्फ्लेमेशन को ये खत्म कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना महंगा, क्या है इसकी प्राइस, क्या है? देखिए, अब ये एक 50 ml का है, ठीक है। ये एक पूरी फैमिली के लिए मेरा ख्याल 2-3 माह के लिए काफी है। ओके, तो अब कौन सा हर वक्त नहीं लगाना, हाँ, ठीक है, 2-3 कतरे लगाने हैं, ठीक है। पूरी फैमिली जिसमें 8-10 लोग भी है ना, वो भी एक पड़ा होगा तो 2-3 माह तो खत्म नहीं होना। जी जी। तो अगर ये 2-2.5 हजार का भी होगा, कुछ भी नहीं है, तो महीने का 500 रुपए का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई इसकी प्राइस नहीं है असल में। जी जी, ये डॉक्टर साहब की प्रोडक्ट की आप जरूर बड़ी, पेन रिलीफ इसका नाम है, और ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। बकौल डॉक्टर साहब के जितनी इन्होंने रिसर्च की है, तो मैं खुद भी इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करूंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा, लेकिन आप भी इसको इस्तेमाल करें, और यकीनन डॉक्टर साहब ने जितनी रिसर्च की है, ये फायदेमंद साबित होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह मैं यूज भी करूंगा जी, आप हमें देके जाएंगे और हम इसको चेक करेंगे, और फिर हम यहाँ पे बैठ के दोबारा बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आर्थराइटिस एक बड़ी कॉमन सी है, क्या आर्थराइटिस की वजह सिर्फ कोई फूड का रिएक्शन होता है? क्या वजह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है, कि आर्थराइटिस का कोई इलाज डॉक्टर कहते हैं ये इसके साथ जिंदगी बसर करनी पड़ेगी? असल में लोगों को जब यूरिक एसिड होता है ना, वो बड़े इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कोई नहीं, एक गोली खा ली, महीना 10-15 दिन खा ली, यूरिक एसिड 7-8 तक दर्द हो रही है, अब कम हो जाएगा, वो इग्नोर करते रहते हैं। वहीं से ऐसा बढ़ते फिर ये आगे चली जाती है, आर्थराइटिस बन जाती है। और आर्थराइटिस जो है ना, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या कोई भी आर्थराइटिस हो, ये बड़ी नामुराद बीमारी है, ये जिंदगी के साथ चलती है, जल्दी ठीक नहीं होती। अब यूरिक एसिड कहाँ से बनता है? किसी बंदे का भी यूरिक एसिड ज्यादा होता है ना, तो उसके ज़हन में क्या आता है? गोश्त खा लो, बड़ा गोश्त बंद कर दो, चौल बंद कर दो, दाड़ा बंद कर दो, पालक बंद कर दो जी। अच्छा,
इनमें से किसी चीज से भी यूरिक एसिड नहीं होता है। हाँ जी, मुझे खुद डॉक्टर साहब ने कहा, मैं मतलब लेकिन अगली बात सुन ले, जब आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो तो ये चीजें खाने से आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन इनसे होता नहीं है। होता किससे है? अच्छा, ये ट्रिगर करती हैं। हाँ, ये ट्रिगर करती है। जब एक दफा आपको यूरिक एसिड ज्यादा है, हाँ, आपको दर्दें हो रही, ठीक है, आप ये चीजें ज्यादा खाएंगे तो फिर आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीजें बंद नहीं करें, थोड़ी कम करते हैं। ओके, ठीक है। अब होता किससे है? 85% जो यूरिक एसिड है ना, 85% वो बुनियादी तौर पे वो बनता है आपके जो सेल टूटते हैं ना, कुदरती अमल है जिस्म का, सेल टूटते हैं, उसके अंदर प्योरीन्स होती हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर टूटता है, हर सेल टूटता है, उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर टूटता है, प्योरीन है। वो प्योरीन जो है ना वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है नेचुरली। तो उसको जो आपके किडनीज है ना वो उसको जिस्म से निकाल देता है। अच्छा, अब या तो वो प्योरीन बनना ज्यादा हो जाए या जिस्म निकालना कम कर दे, तो वो आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, अब बाकी जो 15% है ना वो खुराक है, और वो खुराक कौन सी है? फ्रुक्टोज ज्यादा। फ्रुक्टोज क्या है? चीनी। ओके, तो चीनी सबसे ज्यादा जो यूरिक एसिड बनती है वो चीनी से बनती है, क्योंकि आपके जो प्योरीन्स के ऊपर तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है। वो चंद एक खुराक है, वो कौन खाता है? हमारे यहाँ सार्डिन वगैरह, फिश तो कोई भी नहीं खाता। नहीं खाता, वो हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ मीठा बहुत लोग खाते हैं। हाँ, चीनी तो 3-3 चम्मच, वो मतलब हमारे अक्सर देखा है, ऑफिस में भी मुलाजमीन है, वो सवाब समझ के खाते हैं। एक कप चाय बनाना 3 चम्मच चीनी के डाल लें। अच्छा, आप 3 चम्मच चीनी को डालते हैं ना चाय में, तो आप कहते हो यार ये इंतहाई जाहल, इंतहाई अनपढ़, सेहत का दुश्मन बनता है जिसने 3 चम्मच चीनी जो है ना चाय में डाल ली। और जो जूस पीता है या कोक पीता है या कोई ड्रिंक पीता है जिसके अंदर 12 से 14 चम्मच है, उसको क्या कहेंगे आप? बड़ा जाहिल। वो उससे बड़ा जाहिल है ना जी। तो चाय पीने वाला तो ज्यादा 1 या 2 चम्मच डालेगा। वो जो जूस पी रहा है उसके अंदर 12 से 14 चम्मच चीनी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में एक जो ड्रिंक जरूर है, लाजमी एक हमारी काफी यहाँ पे कोको कोला, पेप्सी कोला, फलाना ढिंगड़ा, ये एक डेली पीना है, और उसके अंदर 12 चम्मच है, और उसे किधर जाना है? उसे यही काम करना है। फिर आर्थराइटिस, फिर ये। अब एक तो ये कि आपने, अगर आपने आर्थराइटिस को कम करना है ना, आपको 3 काम करने हैं जी। नंबर 1, कार्ब शुगर इंटेक कम करते हैं। ओके। नंबर 2, प्रोसेस फूड कम करते हैं। ओके। उस प्रोसेस फूड में पहली चीज क्या है कि कोई केमिकल आपके जिस्म के अंदर ना जाए, कुदरती जाए। मतलब गोश्त है, अंडे है, ठीक है, दूध है, खालिस दूध की बात, खालिस दूध की बात कर रहा, फ्रूट है, सब्जियां है, अनाज है, ये अल्लाह ताला ने बनाई है, इनके अंदर कोई केमिकल नहीं। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस किए हैं आपने, फ्रोजन फूड है, ठीक है, कलर डाले हैं आपने, आपने उसके अंदर केमिकल वाले, हर होटल वाले, हर बाकी जो प्रोसेस फूड वाले, वो फूड कलर डालते हैं, एडिटिव डालते हैं, टेस्ट एनहांसर्स डालते हैं, वो सब केमिकल्स हैं। इसका मतलब हम पैसे देके बीमारियां खरीद, यस, वो सारे लेंगे, उससे किधर जाना है? एक तो वो प्रोसेस, दूसरा ये कुकिंग ऑयल है। सबसे बड़ा ये है, कुकिंग ऑयल आर्थराइटिस का बहुत बड़ा रीजन है। आपने बीजों से खुद तेल निकलवा के घर यूज किया है या देसी घी है आपके पास, फिर तो ठीक है। लेकिन बाजार से आपने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, सनफ्लावर, कैनोला, व्हाटएवर जो भी लिखा उसके ऊपर लिखा हुआ है, अंदर तो उसके 80% जो है ना वो पाम ऑयल है, जो शरीयानों में जमता है, आर्थराइटिस करता है। अंदर वो सस्ता आता है, मलेशिया से मंगवाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, वो साबुन बनाने के लिए मंगवाते हैं, डाल देते हैं कुकिंग ऑयल के अंदर, और फिर उसको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, ट्रांसफैट बन जाते हैं साफ करने के लिए, फिर केमिकली ट्रीट करते हैं ताकि वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए और उसका स्मेल खत्म हो जाए। तो वो वाला कुकिंग ऑयल सुबह दोपहर शाम आपने यूज करना है, तो वो आर्थराइटिस करने का बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सोजिश कम करती चीजें, जैसे मैंने बताया मोरिंगा है, एशकुवंदा है, एलोवेरा है, ठीक है, हल्दी है, अदरक है, इनको अलग से आप यूज करना शुरू कर दें तो आपकी वो तकलीफ कम हो जाएगी। और आखिरी चीज, अपना वजन कम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर हो गया फिर इसको ट्रीट, यही तरीका चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, बंदा फिक्रमंद होता है। तो हमारे एक दोस्त आए हुए थे नेचुरोपैथी की, वो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए प्रॉब्लम ही कोई नहीं, कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, बढ़ना
नहीं कोलेस्ट्रॉल एक सारे लिमिट से ज्यादा चली जाए तो वो तो नहीं है। हाँ हाँ। असल बीमारी क्या है, असल लिपिड प्रोफाइल आपके सामने आए ना, उसमें आपने देखना है आपके ट्राइग्लिसराइड कितने हैं। ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल अगर 2 तक है ना, गुड, कोई मसला नहीं है। ओके। अगर 2 से ज्यादा है फिर थोड़ा थोड़ा खतरा है। 3 से ऊपर चले गए फिर आपका हार्ट भी डेंजर जोन में आ गया, डेंजर जोन में आ गया। आमतौर पे लोगों का 5 से ऊपर होता है, ठीक है। मेरा ट्राइग्लिसराइड 61 है। हाँ जी 61 है, और मेरा एचडीएल जो है ना वो 60 है, तो तकरीबन 1 है मेरा ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल। अच्छा, मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आमतौर पे लोगों का क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है लोगों का 300 आमतौर पे, 200-300 की रेंज में होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड होता है आपके खून में चर्बी, चर्बी कितनी है, ठीक ठीक है। और आपका एचडीएल आमतौर पे लोगों का ना 50 से कम होता है, 50 ही लगा लें। 300 ओवर 50 कितना हो गया? 300 ओवर 50, हाँ जी, ये 5। यस, यूजुअली लोगों का ये होता है, ये खतरनाक है। और इसको ठीक कैसे करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल से। एक्सरसाइज करें, कुकिंग ऑयल कम कर दें, कार्ब्स कम कर दें, और खुश रहें, सैलड ज्यादा खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, ठीक हो जाएगा। आपने एक लफ्ज बोला है हेल्दी लाइफस्टाइल, 5 चीजें या 4 चीजें बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है? मेरे एक वीडियो है कि 5 हेल्दी लाइफस्टाइल के 5 पॉइंट जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। जी। नंबर 1, दिन का एक खाना कार्ब फ्री कर दें। दिन का एक खाना जिसमें कोई कार्ब नहीं हो सकता, उसमें आप खाली अंडे खा लें, आमलेट खा लें, खाली गोश्त खा लें, ठीक है, खाली सैलड खा लें, ठीक है। ये आपका एक खाना दिन में कोई भी, ओके, ठीक है। नंबर 2 खानों के दरमियान कुछ ना खाएं, ठीक है। कम से कम 5 घंटे का वक्फा स्वाय पानी के कुछ ना पिए, ठीक है। पीना भी है ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, यानी 0 कैलोरी ड्रिंक। ओके। कभी कभार देखें, आज हम आपके पास आए हैं, चाय भी पी रहे हैं, ये कभी कभार वाली बातें हैं, ठीक है। मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ। ओके, कभी कभार सब कुछ खा सकते, कर सकते हैं। 2 हो गए। अच्छा, तीसरा ये है कि आपने वाइट शुगर अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल देनी है, कि जिस चीज के अंदर शुगर, एक्स्ट्रा शुगर डाली है, वो बिल्कुल नहीं खानी है आपने, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, नंबर 1 कि आपने दिन के किसी एक टाइम पे कार्ब फ्री खाना खाना, एक मील कार्ब फ्री लेना। सेकंड, आपने 2 खानों के दरमियान कोई चीज नहीं खानी। एक आपने सिर्फ ले सकते हैं ब्लैक कॉफी, या उसके साथ साथ आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ठीक है। तीसरी आप बात कर रहे हैं, तीसरी मैं बात कर रहा हूं कि शुगर नहीं खानी, आप शुगर नहीं खानी, शुगर व्हाइट चीनी बिल्कुल नहीं, व्हाइट चीनी नहीं खानी, और एक्स्ट्रा कार्ब नहीं खाने। ओके, मतलब शुगर नहीं खानी, और आपने खाने के अंदर, किसी खाने के अंदर भी कोशिश करें 25% ज्यादा कार्ब ना हो। ओके, ठीक है। 3 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। चौथी चीजें, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज और वॉक मस्ट करनी है, ठीक है, ठीक है। 5वीं चीज, हर वक्त बुस और जलन और जेलसी और स्ट्रेस हर वक्त नहीं लेनी, टेंशन फ्री रहना, टेंशन फ्री रहनी। ये हेल्दी लाइफ, सड़ापन खत्म कर और वो कैसे होनी है? वो कैसे होनी है? प्लांटेशन से। ओके, गार्डनिंग करें, हाँ, नेचर के करीब जाएं, छोटे बच्चों के साथ खेलें, टाइम दें, फिजिकली खेलें। सिर्फ ये नहीं कि आप बच्चों के वो खेलें, नहीं, पोते पोती, बेटे बेटी, जिसके साथ उठ के ग्राउंड में खेलें, उनके साथ, बच्चों के साथ खेलें। बड़े बुजुर्गों के साथ टाइम दें, ठीक है। कुछ चैरिटी का काम करें, ठीक है, इबादत करें, ठीक है, पुरस्कून रहें, ये चीजें साफ सुथरे रहें। ये हेल्दी लाइफस्टाइल की 5 पॉइंट है। नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे भी याद हो जाए, ये भी मेरा इंटरेस्ट है। नंबर 1 आपने बताया कि एक कार्ब फ्री खाना आपने खाना है, एक मील आपने कार्ब फ्री लेना है। दूसरा, आपने 2 खानों के दरमियान आपने वक्फा करना है, सिर्फ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। तीसरा, व्हाइट शुगर को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल, व्हाइट शुगर प्लस कार्ब ज्यादा नहीं लेना, व्हाइट शुगर तो बिल्कुल निकाल, कार्ब कम कर, 25। एक घंटा एक्सरसाइज करनी है, और आखिरी टेंशन फ्री रहना है। उसके लिए गार्डनिंग करनी है, उसके लिए बच्चों से खेलना है, खुश रहना है, कोई भी हेल्दी एंटरटेनमेंट वाला काम करना है। सड़ा और ये जो एक दूसरे के साथ ऐसे ही उन्हें शर्ट चंगी पाली, इसने काम अच्छा कर लिया। कितनी बीमारियों का जो बेसिक रीजन है, सारी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी इससे।
डॉक्टर साहब, ये टेंशन जो है ये बीमारियों की वजह से होती है या इसकी वजह से बीमारियां होती हैं? इसकी दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। बीमार बंदे के लिए कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है, हर वक्त स्ट्रेस में रहता है बीमार बंदा, ठीक है। अगर कोई बंदा बीमार है, किसी को सर दर्द हो रही है ना, आप उसके सामने एक बड़ा मजेदार केक, मिठाई या कुछ रखे हो कि मैं मारना फिरना सिर पर तीनों में मिठाई दी भाई, ठीक है, उसको नहीं अच्छा लगेगा। आप उसको लतीफा सुनाए हो, कहते तेरा दिमाग खराब है, मैं मरना फिर सिर तुम लतीफे सुनाई जा, तेन खुशियां जुड़ियां। जो जिसको बीमारी है ना, बीमारी की अपनी स्ट्रेस होती है, लेकिन जब आप टेंशन लेते हो, टेंशन लेने का सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है आपके पेट के ऊपर, मैदे के ऊपर। मैदा खराब रहता है, मैदा खराब हो गया, मैदा खराब हो गया, और अगर मुसलसल स्ट्रेस लेंगे तो उसके बाद आपकी गट हेल्थ तबाह हो जाएगी। गट हेल्थ तबाह हो गई है तो आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो गए, आपकी बॉडी सारी पे बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। हार्मोनी लेवल आपके नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रेस में हार्मोन रहते, और आपकी बॉडी सारी हार्मोन का एक बैलेंस है दरअसल। वो जितने खुश रहेंगे, नींद पूरी करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हार्मोन ठीक रहेंगे। तो जब आप ये स्ट्रेस में रहेंगे तो हार्मोन ही डिस्टर्ब है। और फिर एक और बड़ी मजे की बात, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपके जिस्म के अंदर जो है ना वो कॉर्टिसोल बहुत ऊपर चला जाता है। वो ऊपर चला जाता है, उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। जिस्म समझता है कि इस बंदे ने स्ट्रेस लिया ना, अब ये लड़ेगा, मुक्के शुक्के मारेगा किसी को, या ये भाग जाएगा अगर बुज़दिल है। ठीक है, अच्छा, अब भागने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुक्के शुक्के चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जिस्म क्या करता है, आपने नहीं भी खाया तो रिजर्व से ग्लूकोज लेके आपके जिस्म में ग्लूकोज भर देता है, चलो भाई लड़ो। आप ना लड़ते हो ना भागते हो, बैठ के सड़ते रहते हो। अब वो जो सारी शुगर उसने बना दी जिस्म में ग्लूकोज, वो उसने वही जैसे ज्यादा मीठा खा के की है, वही हरकत आपने स्ट्रेस से कर ली, वो दोबारा सारी चर्बी में बन जाए। तो जो सर जिसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, सड़ापन पैदा ही है चीजों के साथ हुआ है, तो उसका क्या हल है? उसे आप या तो उसको समझा दें या उससे दूर हो जाए, क्या करें? बस वो भी बड़े कंटेजियस से होते हैं, दूसरों को भी लगा देते हैं। देखो, जिसको आप समझा नहीं सकते ना, उससे किनारा कशी ज्यादा बेहतर है। आप किसी अच्छे बंदे के साथ बैठे ना तो आप अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो जाएंगे। जी जी। आप नेक बंदे के साथ नेकी की बातें शुरू कर देंगे। एक चैरिटी बंदा करता है, आपका दिल करता है चैरिटी करना, आप जो लिफ्टे ना बैठ जाओ, थोड़ा कम भी ना वो बुरे कम करना शुरू कर दे। जैसी सोबत होती है ना वैसे ही अब होता है। अब एक साइको के साथ बैठोगे आप खुद साइको हो जाएगी, एक पागल के साथ बैठोगे आप पागल होना शुरू हो जाएगी, एक बेवकूफ के साथ बैठोगे तो आप बेवकूफियां मारना शुरू कर दोगे, एक जाहल के साथ आप बहस करना शुरू कर दोगे ना, आप खुद जाहलाना बातें करना शुरू कर दोगे। तो ये चॉइस है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कुछ सुपर फूड की बात कर दी है, तो अगर हम टिप्स पे उंगलियों की भी गिनाई, ये सुपर फूड्स हैं, वो कौन कौन से? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सुपर फूड है ना, ये एक मार्केट की टर्म है। ठीक है, साइंस में इसको कहते हैं फंक्शनल फूड। ओके, यानी ऐसी फूड जो कि न्यूट्रिएंट डेंस है। ओके, बस आपके जिस्म को जो चीजें चाहिए वो उसके अंदर ज्यादा है हेल्थ के लिए, जो आपकी हेल्थ खराब करती है उसके अंदर कम है। ठीक है, बस सबसे ज्यादा हेल्थ आपकी चीज जो खराब कर रही है वो कार्ब्स है। तो जितनी सुपर फूड्स हैं उनके अंदर कार्ब बहुत थोड़े होंगे या कार्ब फ्री होंगे। पहले तो ये चीज। ठीक है, दूसरे आपको चाहिए मिनरल्स, विटामिन ज्यादा चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा चाहिए, यानी सोजिश कम करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ज्यादा चाहिए। तो मिनरल्स आपको चाहिए, तो जिनके प्रोटीन ज्यादा चाहिए आपको, हेल्दी फैट ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो जिन चीजों के अंदर ये ज्यादा कुदरत ने रखी है उन्हें सुपर फूड कहते हैं। अब उन सुपर फूड के अंदर गोश्त भी आता है, ठीक है, खालिस दूध भी आता है, अंडे भी आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो टर्म पॉपुलर हुई है इनके ऊपर, कुछ हर्ब्स के ऊपर, कुछ छोटे प्लांट्स के ऊपर, छोटी चीजों के ऊपर, थोड़े ग्रेन्स के ऊपर, जिसमें लाइक मोरिंगा है, एलोवेरा है, ठीक है, ये टर्मेरिक है, हल्दी जिसे कहते हैं, लौंग है, ठीक है, रोजमेरी है, यूकलिप्टस ऑयल है, उसके अलावा फिर हिबिस्कस है, कैमोमाइल है, ठीक है, कीनोआ है, बकवीट है, एमरंथ है, चिया सीड है। ये वाले वो चीजें हैं कि जिनके अंदर आपकी हेल्थ बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा है। ओके, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ज्यादा है, जो सेहत को खराब करने वाले कम है। ओके डॉक्टर साहब, आम रोजमर्रा जिंदगी में जो खाने वाली चीजें, ये तो बता दी आपने, स्पेशल लेना है, उसमें कौन से कि ये लेस सुपर तो नहीं चले, लेस सुपर, ये बेहतर फूड्स हैं जो हम रूटीन में खाते हैं? देखिए, एक तो कोशिश करें कि गोश्त और अंडा आपकी जिंदगी में लाजमी हो। गोश्त से कहते हैं ज्यादा गोश्त खाने से आप बकरा ज्यादा ना खाएं, हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। जो एक्सरसाइज करता है उसको नहीं होता। ओके, वैसे होता है?
नहीं, जो एक्सरसाइज नहीं करता ना, ये सारी उसकी बीमारियां हैं। ओके, ठीक है। अब एक्सरसाइज नहीं ना करते तो ये अब किसी एक्सरसाइज करने वाले बंदे को देखा है अंडे खाने से उसको ब्लड प्रेशर होता हो? नहीं होता। लेकिन जो नहीं करता वो एक अंडा खा के भी कहता है मुझे गर्मी हो गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। बाकी अंडा खाने से गर्मी होती है? जो एक्सरसाइज नहीं करते वो मजाज ऐसे, जो एक्सरसाइज करते उन्हें नहीं होता। अच्छा, दूसरी ये है कि आप अपनी फूड के अंदर कुछ सुपर ग्रेन्स और हर्ब्स जरूर शामिल करें। ठीक है, जैसे मोरिंगा है, दिन में 1 चम्मच या 1 ग्राम तो जरूर खाएं आप। ठीक है, वो ये करेगा कि आपकी जो लिवर डिटॉक्स करना है उसने, आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है उसको सीधा करना है, बॉडी के अंदर कहीं सोजिशें हो रही हैं अंदर कहीं ना कहीं, उन्हें खत्म करेगा। फिर ये है कि आप किनवा कहीं ना कहीं जरूर शामिल करें, खासतौर पर जिन्हें आर्थराइटिस है या जो वजन के साथ compete कर रहे हैं, मसला उन्हें घुटनों की दर्द के साथ, वो रेगुलर 1 मील किनवा खाना शुरू कर दें, जिसमें रोटी चावल की बजाय उबली हुई किनवा की एक प्याली लें, साथ जो भी सालन बना है कोशिश करें देसी घी में बनाओ, कोई भी खाओ, सब्जी या गोश्त दाल कुछ भी, वो किनवा के साथ रोजाना खाना शुरू कर दें। अब देखिएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर घुटने बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये चिया सीड घुटनों का हम कह सकते हैं ये बेस्ट तरीका है इलाज का। ये, और दूसरा ये कि जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी फैट चाहिए वो आपको चिया सीड के अंदर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वो आप जरूर 2 चम्मच चिया सीड हफ्ते में 2-3 दफा जरूर लें। सिरका कोई भी, खास सेब का है, खजूर का, कोई भी है, जो जामन का है, देसी सिरका जो है ना ऑर्गेनिक, वो हफ्ते में 2-3 दफा जरूर खाने से पहले 1 चम्मच जो है ना पानी में घोल के जरूर पिए। वो आपके जिस्म के जो मैदे की एसिडिटी है ना उसको नॉर्मल रखता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मोरिंगा ठीक है खाना, या कौन सी चीज बेहतर है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन दरअसल है आपके या तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम है, वो एक्सरसाइज से ठीक होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है पानी आप कम पीते हो, वो पानी पीने से पूरी होगी। ठीक है। तीसरी चीज उसमें ये है कि आप फाइबर कम ले रहे हो, तो उसके लिए सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों लेने हैं। इनसॉल्युबल फाइबर में आता है जैसे खीरा है, गाजर है, ये जो अनाज की भूसी है जैसे कहते हैं होल ग्रेन, वो है। और जो सॉल्युबल फाइबर है वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे ये दाल है, ठीक है, सेब है, फ्रूट है। तो ये चीजें ज्यादा शामिल करेंगे ना तो फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है ना, वो चिया सीड बड़ा इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ओके, ये प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चावलों का हमेशा मना करते हैं कि चावल खाने से आपको मोटापा भी हो जाता है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, और चावल खासकर शुगर वाले तो बिल्कुल चावल को हाथ ना लगाए। चावल इतने खतरनाक हैं। देखो जी, बंगाली आपको हमेशा मोटे मिलेंगे। बंगाली इतने मोटे नहीं है, पतले नजर आएंगे आपको। अच्छा, वो चावल ही खाते हैं? हाँ, वो अच्छा, मलेशिया के लोग आपको बहुत मोटे नजर आएंगे? नहीं, वो तो खाते चावल। वो तो मतलब बड़े बंगाली तो मेरे साथ काम भी करते थे हमारी कंपनी। फिर अगर चावल खाने से, अब आप ये देख लें, जो ये महाराष्ट्र और बाकी सारे सब दुबले पतले, हाँ जी, ये सारे वो जो चावल खाते हैं, ठीक है, ये नाश्ते में भी चावल खा लेते हैं। हाँ, वो मछली और चावल यूं करके खा रहे होते हैं, तो वो मोटे हो गए? नहीं, हमें सिर्फ ये लेना है, ये अल्लाह की जितनी नेमतें सब खाएं, चावल भी खाएं, रोटी भी खाएं, सब खाएं, लेकिन जितनी आपकी जरूरत है। अब अपने खाने में 25% से ज्यादा कार्ब ना लें, बस यही जो पहले बात बताइए। अब आप खा वो चावल है, खा वो रोटी है, अगर आपकी 70-80% कार्ब है आपकी खाने के अंदर, तो आप वो जिस्मानी मशक्कत नहीं कर रहे कि आप बर्न करें, या फिर खा लिया तो उसको बर्न करें, वो आप कर नहीं सकते। अब ओके, इसलिए बेहतर उनको कम कर दे। चावल से कुछ नहीं होता, खाएं चावल, बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं, जरूर खाएं, दाल चावल खाएं। अगर कोई मुझे कहेगा ना कि अब तुम बिरयानी चावल या पुलाव ना खाएं, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ ले जाओ, मैं तो खाऊंगा ये, लेकिन खाऊंगा उतनी जितनी मेरी बॉडी को जरूरत है। लिटे पर मैं खाऊंगा तो अपनी मेरी एक्टिविटी नहीं। कहते हैं जो आर्थराइटिस वाले उनको पुलाव मना कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, पुलाव को हाथ नहीं लगाना। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बताया कि एक दफा आर्थराइटिस हो गई ना, यूरिक एसिड और आर्थराइटिस में, उसमें चावल, पालक, दालें ट्रिगर करती हैं उसको। ओके, ठीक है, करती नहीं है, ये ट्रिगर करती है, कोई भी वजह बंद। तो एक और बड़ा मूवमेंट चलती है कि चाय नहीं ज्यादा पीनी चाहिए। चाय बड़ा खतरनाक मशरूब है। हम रूटीन में जब से पैदा हुए हैं चाय पी रहे, रातों को पढ़ना है, आप भी जाहिर है पढ़े लिखे हैं, PhD का रिसर्च करते हैं, तो चाय की तलब होती है, तो चाय नहीं पीनी चाहिए। देखिए, पहली ये चीज कि चाय के फवायद भी हैं, नुकसान भी हैं। ओके, अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो चाय के फायदे ज्यादा है जी। अच्छा, ये अलर्ट रखती है आपको, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, आपको फ्रेश करती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो दूसरे हैं ना,
नुकसानात, उसको ज्यादा कर दिया। इसलिए गया है कि लोग चाय जरूरत से ज्यादा पीना शुरू हो गए हैं। ओके, जरूरत से ज्यादा पीना शुरू हो गए हैं, और चाय के अंदर जो दूध और जो वाइटनर डाला जाता है वो बड़ा खतरनाक है। ओके, उससे ज्यादा खतरनाक हो गया। देखिए, चाय के अंदर टैनन तो है, वो जो टैनन है उससे प्रोटीन और कैल्शियम को बाउंड करना है। ठीक है। अगर इस चाय के अंदर खालिस दूध है तो दूध ने अपनी कुर्बानी दे दी। दूध की प्रोटीन भी गई, कैल्शियम भी गई, वो चाय की टैनन से बाउंड हो गई। लेकिन बाकी जो आप चाय पी रहे हो वो एक टेस्टी मशरूब है, ले रहे हो, सारा कर रहे हो। लेकिन अगर आपने उसमें दूध ही केमिकल वाला डाला है तो वो टैनन सारा उधर के उधर पड़ा हुआ है, साथ केमिकल वो भी ऐड हो गए। साथ अगर आपने उसके साथ टी वाइटनर डाला है तो प्रोटीन तो डाली नहीं ना, तो वो जो टैनन सारा है वो सारा अवेलेबल है। वो आपने जो खाना खाया वो उसको बाउंड करेगा, कैल्शियम को भी बाउंड करेगा, आयरन को भी बाउंड करेगा और प्रोटीन को भी बाउंड करेगा। और दिन में कोई एक दफा पहले चाय पीते थे, अब जो हर खाने के बाद चाय है और दिन में बार बार चाय है, दिन में 5-6 कप पीनी है और ओवर ब्रूटेड चाय पीनी है, तो उसके फिर नुकसान ज्यादा हो गए। चाय 2-3 कप ठीक है, गुजारा हो सकता है, 2 कप पी ले नाश्ते में हमेशा। बात यही ना कि अगर तो देखे ना खालिस दूध है ना, खालिस दूध की चाय तो फिर तो वो कदरे सेफ है। लेकिन अगर आप केमिकल वाले पीते हैं तो वो चाय के अपने नुकसान अपनी जगह, वो केमिकल साथ अपनी जगह। अच्छा, खालिस दूध की पी सकते हैं? जी हाँ, पी ले, तो वो जो दूध पत्ती है वो भी ठीक है? हाँ जी, बेहतर है। ओके ओके। लेकिन बात वही आती है ना, अगर आपने वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर आप कैलोरीज बढ़ा रहे हैं। ओके, चीजें सारी आपको देखना पड़ती है ना कि चले। आपकी बॉडी क्या है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये फूड नहीं खाना चाहिए। आज तक आपके नजदीक पाकिस्तान का जो वर्स्टरीन फूड है, जो कह लेना कि खतरनाक फूड जो हमारी नेशन खाती है, जो पाकिस्तानी खाते हैं, वो कौन सा है? 1, 2, 3 कौन से हैं? मेरा ख्याल सबसे जो खतरनाक तरीन फूड है ना, जो हमारी अब रिसेंट अब जो बन गई स्ट्रीट फूड, उसमें ये फास्ट फूड वाला, ये शवारमा, ये बर्गर, ये पिज्जा जो अब बन रहे हैं कि कार्ब ज्यादा है, बहुत घटिया क्वालिटी का वहाँ ऑयल होता है, और उसमें जो अजीनोमोटो या जिसे टेस्ट एनहांसर वो कहते हैं वो यूज हो रहा है, हाइजीन कंडीशन यूज नहीं हो रही, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं रेट करूंगा कि नंबर 1 जो सबसे ज्यादा जो बहुत खाते हैं ना, वो मीठा है। ओके, नंबर 1 वो खा वो मिठाई की शक्ल में या बेकरी की शक्ल में है, या वो ड्रिंक की शक्ल में है, जूस की शक्ल में है, जो वो बिला वजह मीठा खाए जाना। नंबर सबसे गड़बड़ कर रहा है वो मीठा है। ओके, नंबर 1 मीठा। नंबर 2 जो स्ट्रीट में अनहाइजेनिकली और पुअर कंडीशन में बन रहा है, नंबर 1 वो। नंबर 2 पे वो चीजें आती हैं। और फिर हमारे किचन में जो सबसे खतरनाक चीज है वो केमिकल वाला दूध है। ओके, खालिस दूध नेमत है, अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है, नूर है, लेकिन केमिकल वाला दूध उतना ही बड़ा जुल्म है और बहुत ज्यादा है। और चौथी चीज हमारा प्रोसेस बाजार वाला कुकिंग ऑयल है। ये 4 चीजें बदतरीन है। डॉक्टर साहब, नींद ना आने की वजह क्या होती है रात को अक्सर? कोई एक चीज नहीं है। एक तो इसमें यह कि आप अपने आप को थकाते नहीं हो। ओके, अगर आप एक्सरसाइज करके अपने आप को थकाते हो तो नींद आने के चांस ज्यादा है। दूसरा ये कि दिन को आप ज्यादा नहीं सोते फिर भी नींद आने के चांस ज्यादा है। तीसरा ये है कि अगर आप मोबाइल का, लैपटॉप का रात देर तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो फिर नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये चीजें मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी है। अब मैग्नीशियम की हाइप ज्यादा क्रिएट हो गई है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखा है उन्हें फायदा होता भी है इसका। नींद बेहतर हो भी जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रेगुलर अच्छा वाला लिया है, अब ये हमारा जो पंपकिन सीड है वो भी अगर आप ज्यादा लें तो उसके अंदर भी मैग्नीशियम मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले कहते थे कि कैल्शियम चल रहा है, किसी को पता ही नहीं होता था कि कैल्शियम की कमी है, फलानी चीज की कमी है। अब बहुत ज्यादा ये बातें होना शुरू हो गई। तो अब ये कैल्शियम की गोलियां मिल रही हैं, ये खानी चाहिए? कैल्शियम की गोली नहीं खानी चाहिए। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बेहतर कर लेनी चाहिए। ओके, कैल्शियम की जो गोली है ना, इसमें क्या होता है कि आप जो सब्जी फ्रूट जो खा रहे हो सबके अंदर कैल्शियम मौजूद है। ठीक है, तो आपकी फूड के अंदर आपको एनफ कैल्शियम मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप को एब्जॉर्ब करना है विटामिन डी ने, K1 ने, वो आप में कमी है। अब विटामिन डी और विटामिन K ये आप साथ लेना शुरू कर दो तो जो आपकी फूड के अंदर कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी खेतों में, आप बड़े बागात में जाके वीडियो बनाते हैं
और वो खुद की वो थेरेपी भी जो आप कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे होते हैं, या शौक है, या वहां पे वीडियो ज्यादा वायरल होती है इसलिए बनाते हैं? मेरा शुरू से ऐसे ही है। मेरा दिन का काफी सारा टाइम जो है ना, वो लाजमी अपने लॉन में, अपने फार्म में, अपने इर्द गिर्द पार्क में मैं जब जाता हूँ तो मेरा कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जहाँ मैं ना जाऊं। और वो नेचर के साथ ही बैठ के मुझे अच्छा लगता है, स्टूडियो की बजाय मुझे अच्छा लगता है नेचर में बनाए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपको शुरू से शौक था, तो कैसा लगा आपको, आखिरी सवाल क्योंकि आपने जाना भी है, कि कैसा लगा आपको कि एक वो कह लें कि सोशल फिगर बन गए, सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हुए, तो अब बागात में या खेतों में वीडियो बनाने जाते हैं तो लोग क्या आपको कमेंट्स करते हैं, क्या फील होता है और किस तरह की यूजुअली बातें सुनने को मिलती हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं जिधर जाता हूँ लोग प्यार करते हैं। मुझे कोई खड़ा करके आज तक कभी किसी ने कहा ओए तू ये काम करना है क्या? मुझे अभी मेरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦਵਾਈ ਦਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ, फर्क नहीं पिया। क्योंकि मैं वो सारी लाइफस्टाइल की बातें करता हूँ ना, वो करेगा, हर कोई समझता है हाँ ये करेंगे, ये कमी थी हमारी। तो अभी ये 2-3 दिन पहले मेरी एक वीडियो थी कि अगर आप पार्क में पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाए क्या होता है। तो क्या हुआ, एक बंदा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सामने जा रहा है, हाथ ला रहा है, दूसरा पास आके डॉक्टर साहब मैं तो सलाम लेने से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इस तरह ये होता है ना, फिर वो लोग प्यार करते हैं, अच्छा लगता है, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जब भी तशरीफ लाहौर लाएं तो आप ये वादा करके जाएं कि आप हमारे पास जरूर आएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने जो बातें की, अगर आप उस पे और मैं उस पे अमल करूं तो यकीनन एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं।